हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ प्रीति और हम कर रहे थे कुछ केस स्टडी के क्वेश्चंस। आज हम करेंगे चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के क्वेश्चंस। 5th चैप्टर से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए फर्स्ट की आपको यहाँ पर क्या कहा है। इंडिया इज़ कॉम्पिटिटिव manufacturing location due to the low cost of manpower and strong technical and engineering capabilities। कि इंडिया जो है एक मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन में अगर आप बात करें तो काफ़ी अच्छे कंपटीशन पर है या काफ़ी अच्छा कंपटीशन बाकियों को दे भी रहा है, क्योंकि कि यहाँ पर जो है टेक्निकल और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। ओके, अब देखो इन्होंने क्या कहा कि द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन अ फैक्ट्री इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर। कि यहाँ पर जो है टीवी सेट की प्रोडक्शन हर एक ईयर जो है इंक्रीज हो रहा है और वो भी बाय अ फिक्स नंबर। ओके, इफ इट प्रोड्यूस्ड 16,000 सेट्स इन 6th ईयर, अगर 6th ईयर में उन्होंने 16,000 सेट्स बनाए एंड 22,600 इन 9th ईयर, और 9th ईयर में उन्होंने 22,600 टीवी सेट्स बनाए। अब आपको यहाँ पे दो डिटेल्स दी। क्या क्या इन्होंने कहा कि एक तो 6th ईयर का आपको इधर प्रोडक्शन दिया विच इज़ 16,000, और आपको यहाँ पर बोला कि 9th ईयर का हमारे पास प्रोडक्शन है 22,600। अब फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा कि फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, कि फर्स्ट ईयर में कितनी प्रोडक्शन होगी आपको ये बतानी है, यानी कि हमें यहाँ पर ए की वैल्यू निकालनी है। अब जो ये दो आपको यहाँ पर दिए इनका यूज़ करके आप इक्वेशंस बना लेंगे। देखो A6 आपके पास कैसे आता है, A + 5D से, यानी कि 1 6 या आपके पास जीरोज़, और इसी तरह से A9 आपके पास होता है A + 8D, यहाँ पर 22,600। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे आपके पास A और D आ जाएगा। हम पहले इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो अपना आप लिख देंगे कि यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ये हमारे पास क्या होगा कि A + 8D इज इक्वल टू यहाँ पर 22,600 और यहाँ पर A + 5D इज इक्वल टू 16,000। साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ पर A हो गया कैंसिल, 8 - 5 आप करेंगे तो आपके पास यहाँ बचेगा 3D और ये 0, यहाँ 0, ये 6 और द 12 - 6 आप करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि D हमारे पास क्या आ गया 2200। अब इस D की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर लो या सेकंड में पुट कर लो। मान लो फर्स्ट में पुट कर देते हैं हम, तो अब लिख दोगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 A हमारे पास क्या आ जाएगा 16,000 माइनस में 5 × 2200। ये आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा कि 16,000 माइनस ये 0 0, 5 × 2 यहाँ पर 10 और ये 5 × 10 और ये 11, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 5,000, यानी कि फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन आपकी कितनी थी 5,000 थी। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि देयरफॉर इधर प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 5,000। और जैसे आपको यहाँ पर ये 6th और 9th दिया था, आप इसे भी इस तरह से चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर कि आपको जो है प्रोडक्शन दी थी 6th ईयर के अंदर कि प्रोडक्शन इन 6th ईयर से आप यहाँ पर जो है 16,000 लिख सकते हो, और इसी तरह से कि ये 9th ईयर की प्रोडक्शन थी तो वो भी आप लिख सकते हो कि प्रोडक्शन इन 9th ईयर ये आपके पास कितना 22,600 था। उसके बाद जो है आप यहाँ पर अपनी AP बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। देखो कि फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8th ईयर। 8th ईयर में अब प्रोडक्शन कितनी होगी। देखिए 8th ईयर का मतलब क्या हुआ कि आपको क्या निकालना है A8 निकालना है। वो हमारे पास कैसे होगा A + 7D से। अब आपने तो A की भी वैल्यू निकाल ली है, D की भी वैल्यू निकाल ली है। A आपके पास कितना आया था यहाँ पर 5,000 प्लस में 7 × D की वैल्यू आपके पास क्या थी 2,200। तो ये यहाँ पर आप पुट कर दीजिए और इसे सॉल्व कर दीजिए। तो ये क्या होगा कि 5,000 प्लस में ये 0 0, 7 × 2 ये 40, यहाँ पर आपके पास 15400, तो ये 0, ये आपके पास 0, यहाँ पर आपके पास 4 और 5 आप ऐड करेंगे ये 10 और यहाँ पर 2, तो यानी कि 8th ईयर में हमारे पास ये प्रोडक्शन हो जाएगी। अब आगे देखो क्या बोला था कि फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स, कि पहले 3 सालों में जो प्रोडक्शन होगी आपको ये निकालना है। मतलब क्या कि हमें यहाँ पर पहले 3 ईयर का प्रोडक्शन ऐड कर देना है। अब S3 आपको पता है SN का फॉर्मूला हमारे पास, देखो
Sn हमारे पास क्या होता था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 n2d। अब वो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो S3 आपके पास क्या आएगा, 3/2 और यहाँ पर 2 इंटू a हमारे पास कितना था, 5000 था, वो आपने लिख दिया, प्लस में n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 और d आपके पास ये 2200। इसे अब आपने सॉल्व कर देना है। तो ये 3/2 यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये 10,000 प्लस में 2 इंटू 2200। इसे सॉल्व कर दीजिए। ये 3/2 यहाँ पर आपके पास 10,000 और प्लस में 4400। इन्हें आप ऐड करेंगे, ये 3/2 यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई में देखिए क्या आएगा कि 10,000 में आप 4400 ऐड करेंगे तो ये 14400। अब इन्हें कैंसिल कर दो यहाँ पर कि 2 इंटू 7 14, यहाँ पर 2 ये 0 और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 ये 6 और 7 इंटू 3 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ये 600, यानी कि थर्ड ईयर में हमारी प्रोडक्शन की ये वैल्यू आ जाएगी। आगे चलते हैं। अब देखो कि इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 10। आपको बोला कि 29,200 प्रोडक्शन जो है हमारी किस ईयर में होगी। अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि आपको an की वैल्यू तो गिवन है, 29,200 है, यहाँ पर n निकालना है। फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। an हमारे पास होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये आपके पास यहाँ किसके इक्वल था, 29200 के। अब a की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, d की वैल्यू आपने पुट करनी है। a हमारे पास कितना आया था, 5000 प्लस में n माइनस 1 और d आपने कितना निकाला था, 2200। ये यहाँ पर पुट कर दिया और ये 29,200 के आपके इक्वल, यानी कि n माइनस 1 इंटू 2200 और ये दोनों आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, माइनस आपने 5000 कर देने। तो ये 0 0 2 9 माइनस 5 आप करेंगे 4 और ये 24,200 हमारे पास आ जाएगा। और ये क्या आएगा, n माइनस 1 इंटू 2200। अब n माइनस 1 की हमें तो वैल्यू निकालनी है। तो देखो n माइनस 1 यहाँ से क्या हो जाएगा कि 200 को आपको डिवाइड करना है 2200 से। ये ज़ीरोस कैंसिल कर दीजिए और उसके बाद देखो कि 22 और 242 को हमें यहाँ पर कैंसिल करना है। 11 से अगर आप इन्हें कैंसिल करें, 11 इंटू 222, यहाँ पर भी ये 2 और 2 से कैंसिल होगा, ये यहाँ पर 11 से कैंसिल, यानी कि n माइनस 1 हमारे पास आया 11 और इधर n की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। मतलब कि 12th ईयर में जाकर जो हमारी प्रोडक्शन होगी वो 29,200 के इक्वल होगी। नेक्स्ट देखो कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 7th ईयर एंड द 4th ईयर। कि 7th ईयर और 4th ईयर में जो डिफरेंस है प्रोडक्शन का वो आपको निकालना है। मतलब हमें क्या बोला कि इधर आपके पास डिफरेंस कैसे आएगा, 7th और 4th का आपको निकालना है, तो मतलब A7 में से आपको माइनस करना है A4। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट करने से पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं कि A7 तो होता है हमारे पास A प्लस 6D और माइनस आप करोगे A4 आपके पास होता है A प्लस 3D। तो ये A प्लस 6D माइनस में A माइनस 3D, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 3D बचेगा। अब आप सिर्फ यहाँ पर D की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये 3 इंटू D हमारे पास था 2200, तो ये 6600, यानी कि 7th ईयर और 4th ईयर के प्रोडक्शन का आपके पास डिफरेंस कितना आ गया, 6600। आगे चलते हैं। अब आपको देखिए नेक्स्ट केस स्टडी के क्वेश्चन में क्या कहा कि योर फ्रेंड वीर वांट्स टू पार्टिसिपेट इन अ 200 मीटर रेस। कि आपका फ्रेंड वीर है जिसे 200 मीटर रेस के अंदर जो है पार्टिसिपेट करना है। ही कैन करंटली रन दैट डिस्टेंस इन 51 सेकेंड्स। अभी वो 200 मीटर जो उन्होंने बोला वो डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर पाता है, 51 सेकेंड्स के अंदर। ओके, एंड विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस इट टेक्स हिम 2 सेकेंड लेस। और जैसे डेली वो प्रैक्टिस कर रहा है तो उसका टाइम रिड्यूस होता जा रहा है बाय 2 सेकेंड्स। ही वॉन्ट्स टू डू इट इन 31 सेकेंड। अब वो क्या चाहता है कि वो इसे जो है 31 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट करे। देखो कैसे कि उसे 200 मीटर डिस्टेंस कंप्लीट करना है। फर्स्ट डे उसको कितना टाइम लगा, 51 सेकेंड। फिर इन्होंने बोला कि बाय 2 सेकेंड्स कम होता जा रहा है, तो उसके बाद उसे टाइम लगेगा 41 सेकेंड, फिर 47 सेकेंड्स, और एट लास्ट ये चाहते हैं कि उसको कितना टाइम लगे, 31 सेकेंड्स। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी।
अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन की आपको एपी ही बोला था, तो एपी हमारे पास 51, 49, 47 इस तरह से, तो ये आपके पास ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज अचीव्ड। अब उसको कितने दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपना ये गोल अचीव करने के लिए। अब उसके पास गोल यहाँ पर क्या था कि 31 सेकेंड्स में हमें इसे कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा। देखो ए हमारे पास क्या है 51, डी की वैल्यू आपके पास कि 49 माइनस 51 करोगे -2 है, और ए एन हमारे पास कितना है 31 है। अब आपका फॉर्मूला कि ए एन 31 होता है, ये हमारे पास a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से आएगा, इधर 31, ए आपके पास 51 प्लस एन माइनस 1 और डी हमारे पास था -2, इधर 31, तो ये n माइनस 1 इधर -2, 31 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 51, ये 0 यहाँ पर 2 और n माइनस 1 इंटू -2, और ये आपके पास यहाँ पर -20, तो n माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी -20, ये -2, ये आपके पास हो गया 10, तो n माइनस 1 यहाँ से 10, यानी कि n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 11, कि उसको कितना टाइम लगेगा 11 डेज, यानी कि ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट एन एपी ऑफ द गिवन सिचुएशन, कि इनमें से जो है कौन सी टर्म इस एपी में नहीं है, ये आपको बताना है। अब देखो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि ये सभी आपको ए एन की वैल्यूज़ दी है ना। हम फर्स्ट से ही अगर देखें कि आपको यहाँ ए एन कितना दिया 41 दिया, देखो कैसे आप निकालोगे कि ए एन हमारे पास a प्लस एन माइनस 1 डी होता है, ये 41 के इक्वल आएगा। अब आपको ना यहाँ पर a और d की वैल्यूज़ पुट करनी है। a और d की वैल्यूज़ पुट करने के बाद अगर आपके पास यहाँ पर n की वैल्यू आ जाती है तो वो टर्म इस AP में होगी। अगर आपके पास यहाँ n की वैल्यू नहीं आती है तो ये टर्म इस AP के अंदर नहीं होगी। देखो कैसे, अब a आपके पास था 51 प्लस n माइनस 1, डी हमारे पास क्या था -2, तो ये 41 के इक्वल, तो n माइनस 1 इंटू -2, ये आपके पास यहाँ से हो जाएगा -10, तो यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू आपके पास आएगी -10 बाय -2 यानी कि 5, ये n माइनस 1, तो n की वैल्यू आपके पास यहाँ से 6 आ गई, मतलब 41 तो इस AP की टर्म आपके पास है। अब हम 30 ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर। देखो वैसे आप यहाँ पर देखेंगे भी कि 30 ही एक इवन टर्म है यहाँ पर, बाकी सभी आपके पास और टर्म्स है, तो यही हमारे पास जो है इस AP में टर्म नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर आपके पास इस तरह से कोई और क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पर आपको देखकर ना पता चले, तो आप इस तरह से जो है वहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे हम इसका सेकेंड पार्ट ही अगर देखें तो ए एन यहाँ पर कितना है 30 है। नाउ ये आपका सेकेंड हम करके देख रहे हैं, तो देखो कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यहाँ पर 30 के इक्वल होगा, यानी कि 51 प्लस एन माइनस 1 इंटू -2 30 के इक्वल, तो n माइनस 1 जिससे मल्टीप्लाई हुआ -2 और ये 30 माइनस 51, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 21, और इधर n माइनस 1 इंटू -2, तो n माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पर आपके पास नेगेटिव, तो ये -21 यहाँ पर -2, तो n की वैल्यू कि 21/2 प्लस 1, ये आपके पास होगी 23/2। अब n की वैल्यू तो हमारे पास ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि जो 30 होगी ये इस AP की टर्म नहीं होगी, तो ऑप्शन बी आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कि इफ़ nth टर्म ऑफ एन AP इज़ गिवन बाय, अगर आपके पास एक AP की nth टर्म इस तरह से गिवन है तो आपको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालना है कि क्या आएगा। देखो an आपको यहाँ पर क्या दिया कि 2n प्लस 3 है, आप यहाँ से फर्स्ट टर्म निकाल लो तो वो 2 इंटू 1 प्लस 3 होगी आपके पास, यानी कि 5, और अगर आप सेकेंड टर्म यहाँ पर निकाल लो तो वो 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी कि 4 प्लस 3, तो वो क्या होगी 7। तो हमें यहाँ पर क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकेंड टर्म में से आप यहाँ फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 7 माइनस 5, और ये आपके पास आ जाएगा 2, तो यानी हमारा जो ऑप्शन ए है वो आपके पास जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द वैल्यू ऑफ x फॉर विच
These three are consecutive terms of an AP। आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है जिससे कि ये तीनों जो है कंसेक्यूटिव टर्म्स हो जाएंगे एक AP की। कंसेक्यूटिव क्या कि एक के बाद नेक्स्ट फिर उसके बाद नेक्स्ट। अब देखो आप इसे कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है तो मैं यहाँ पर अगर ऐसे लिख दूँ कि x + 10 में से मैंने माइनस कर दिया फर्स्ट। देखो 2x आपके पास थी फर्स्ट टर्म, x + 10 आपके पास थी सेकेंड टर्म, 3x + 2 आपके पास थी थर्ड टर्म। तो अगर मैं सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर दूं तो वो किसके इक्वल आएगा आपके पास, जब मैं थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्ट कर दूंगी कि 3x + 2 में से जब मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ x + 10, कॉमन डिफरेंस ही तो आपके पास आएगा, वो आपके पास सेम होगा। अब इसे आप यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। x - 2x, ये -x प्लस में 10 और इधर 3x - x जब आप करेंगे तो वो 2x और 2 - 10 तो वो आपके पास -8। इन्हें यहाँ से आप रीअरेंज कर लीजिए तो 10 प्लस आपके पास यहाँ पर 8 की लेफ्ट साइड लेकर आए और 2x प्लस में x कि इस नेगेटिव x को हम राइट साइड लेकर आए तो ये हो गया 3x, यहाँ पर आपके पास 18 तो x की वैल्यू 18/3, ये हो गया हमारे पास 6। मतलब x की वैल्यू 6 होनी चाहिए जिससे कि ये तीनों जो है कंसेक्यूटिव टर्म्स हो जाएंगी एक AP की। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी के क्वेश्चन में आपको क्या कहा कि योर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाय अ कार, कि आपके बड़े भाई एक कार लेना चाहते हैं एंड प्लान्स टू टेक लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर हिज कार, और वो ना बैंक से जो है लोन लेना चाहते हैं उस कार के लिए। ही रीपेज हिज टोटल लोन ऑफ दिस रुपीज, कि 1,18,000 इन्होंने कहा कि इतना लोन जो है वो वापस रीपे कर रहे हैं बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद एन इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1000। वो जो है इंस्टॉलमेंट्स में इस लोन को पे कर रहे हैं और स्टार्टिंग अमाउंट उन्होंने बोला कि उन्होंने 1000 रुपीज़ दिए। उसके बाद इफ़ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹100 एवरी मंथ, अब अगर वो इंस्टॉलमेंट को बाय 100 रुपीज़ इंक्रीज कर देते हैं तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। देखो सबसे पहले तो कि हमारे पास AP क्या बनेगी। इन्होंने बोला कि उन्होंने 1000 रुपीज़ से स्टार्ट किया था इंस्टॉलमेंट देना और उसके बाद एवरी मंथ उन्होंने उसमें 100 रुपीज़ का इंक्रीमेंट किया, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी 1100 की, देन 1200, इसी तरह से 1300, इस तरह से जो है वो इंस्टॉलमेंट्स देते रहेंगे यहाँ पर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी। अब फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा कि द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट इज, कि 30th इंस्टॉलमेंट के अंदर वो कितना अमाउंट पे करेंगे। अब पहले तो देखो A की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर 1000, D की वैल्यू है आपके पास यहाँ पर 100। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना है कि 30th इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट वो पे करेंगे, तो ये आपके पास A + 29 × D आ जाएगा, यानी कि 1000 और उसमें ऐड करना है 29 × 100, तो ये आपके पास यहाँ पर 1000 + 2900, तो ये हो जाएगा 3900। ये अमाउंट जो है वो 30th इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करेंगे, कि ऑप्शन A हमारे पास यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे सेकेंड क्वेश्चन में कि द अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30 इंस्टॉलमेंट्स इज, देखो पहले इन्होंने बोला था कि 30th इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे करेंगे। सेकेंड इन्होंने क्या बोला कि द अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30 इंस्टॉलमेंट्स, कि अब जो इन्होंने 30 इंस्टॉलमेंट्स दे दी इनमें टोटल कितना अमाउंट आपके पास होगा, यानी कि सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने हमें जो है S30 की वैल्यू निकालने के लिए कहा है। ये हम कैसे करेंगे, देखो SN के हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे। क्या क्या फॉर्मूले थे, एक तो आपके पास कि n/2 2a + n - 1 × d, एक तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि n/2 और a + l, ये वाला, जब आपको लास्ट टर्म पता हो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमें लास्ट टर्म तो पता है जो कि 3900 है, तो हम ये सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो वो आप लिख दो यहाँ पर। देखो पहले तो अपना फॉर्मूला लिख देना कि SN हमारे पास n/2 × a + l होता है, तो यहाँ से हमारे पास S30 क्या आएगा, 30/2, a आपके पास था यहाँ पर 1000 और प्लस में ये 3900, तो यहाँ पर 15 और ये हो जाएगा 4900। यहाँ पर जब आप 15 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 735 और ये 2 zeros, कि इतना अमाउंट जो है इन्होंने 30 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं कि व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे
आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट, कि 30th इंस्टॉलमेंट देने के बाद उनको अभी भी कितना अमाउंट पे करना बाकी है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो कि रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास क्या आएगा, टोटल माइनस में जो हमने 30 इंस्टॉलमेंट्स में पे किया। अब इन्होंने टोटल बोला था कि उन्होंने कितना यहाँ पर लोन लिया है, आप देखोगे 1,18,000 इतना उन्होंने लोन लिया। तो ये आपने इधर लिख दिया कि 1,18,000 माइनस हम इसमें से क्या कर देंगे, जो 30 इंस्टॉलमेंट्स ये अमाउंट उन्होंने पे किया था, तो ये 73,000 आपके पास 500। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट आपने कर देना है, ये 0 ये 0, यहाँ 10 माइनस 5 कि आपके पास 5 हो जाएगा। और उसके बाद 7 माइनस आप 3 करेंगे, ये 4, और यहाँ पर 11 माइनस 7 4 कि 44,500 रुपीज़ जो है उन्हें अभी भी पे करना बाकी है। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि इफ़ द टोटल इंस्टॉलमेंट्स आर 40, कि अगर टोटल 40 इंस्टॉलमेंट्स है तो आपको बताना है कि जो अमाउंट लास्ट इंस्टॉलमेंट में वो पे करेंगे वो आपके पास जो है यहाँ पर कितना आएगा। मतलब हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, A40 की। तो ये आपके पास कैसे आएगा, A + 39 इंटू D से। तो ये देखो A हमारे पास यहाँ पर कितना था, 1000 था, प्लस में 39 इंटू D आपके पास कितना था, यहाँ पर 100 था। तो इन्हें ऐड करेंगे यार कि 1000 प्लस में 3900, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4900 कि लास्ट इंस्टॉलमेंट में जो है वो 4,900 रुपीज़ पे करेंगे। आगे नेक्स्ट कि द रेशो ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज़, कि अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट का रेशो करते हैं तो वो आपके पास जो है क्या आएगा। देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की A की वैल्यू आपके पास, लास्ट इंस्टॉलमेंट की A40। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उन्होंने की थी 1000 रुपीज़ की, लास्ट इंस्टॉलमेंट थी 4,900 की आपके पास। ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो आपके पास कितना जाएगा, 10/49। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं कि A का रेशो A40 के साथ आपने किया तो क्या आ गया, 10:49, और इसमें ऑप्शन बी आपके पास जो है यहाँ पर करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं अब कि नेक्स्ट 6 चैप्टर में हमारे पास किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कि विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ अ टावर नियर हिज हाउस। विजय जो है कि उसके घर के पास में एक टावर है, उसकी हाइट निकालना चाहता है। ही इज यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स की वो प्रॉपर्टीज यूज कर रहा है। हाइट ऑफ विजय's हाउस इज 20 मीटर, कि विजय के घर की हाइट जो है 20 मीटर है। When Vijay's house cast a shadow of 10 meter long on the ground, इन्होंने कैसे बोला कि जैसे ही आपके पास विजय का हाउस है, इन्होंने बोला कि इसकी हाइट 20 मीटर है और ये ग्राउंड पर जो है 10 मीटर लॉन्ग शेडो बना रहा है, इस तरह से। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि एट द सेम टाइम, उसी सेम टाइम पर अ टावर कास्ट अ शेडो 50 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, कि एक यहाँ पर आपको टावर दिया जो कि ग्राउंड पर जो है 50 मीटर लॉन्ग शेडो बनाता है। ठीक है, तो इसे आप यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। और आगे एंड द हाउस ऑफ अजय कास्ट 20 मीटर शेडो ऑन द ग्राउंड, और यहाँ पर आपके पास जो है अजय का हाउस है जो कि इन्होंने बोला कि 20 मीटर शेडो जो है ग्राउंड पर बनाता है। ये आपके पास यहाँ पर था विजय का हाउस, ये आपके पास था अजय का हाउस, और ये इधर आपके पास क्या था, टावर था। अब क्योंकि इन्होंने सेम टाइम पर आपको बोला है तो ये जो एंगल्स होंगे ये सभी इस ट्राइंगल के अंदर क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह से जो ये एंगल्स आपके पास होंगे ये क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो आप यहाँ क्या बोल सकते हो कि बाय एंगल एंगल जो है सिमिलैरिटी, ये तीनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा कि व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, कि टावर की हाइट आपके पास क्या आएगी। अब सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज़ करें तो देखो इसका नाम दिया हमने ABC यहाँ पर कि DEF आपके पास। आप बोलोगे कि जो हमारा ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, और रीज़न आप लिख दोगे कि एंगल एंगल सिमिलैरिटी से यहाँ पर। अब क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो आप उनकी साइड्स को रेशो में लिख सकते हो, यानी कि AB/DE अगर आप करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, BC/EF के। और इसे आगे सिंप्लीफाई कर दो। AB आपके पास था 20, DE आपको यहाँ पर निकालना है, BC आपके पास है 10, और उसके बाद EF आपको कितना दिया था, यहाँ पर 50 दिया था। तो ये जीरोज आपके कैंसिल,
डी ई यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा कि 20 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 100 मीटर, यानी कि जो टावर की हाइट थी वो आपके पास क्या आ गई 100। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है आपके पास करेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर कि what will be the length of the shadow of the tower when Vijay's house cast a shadow of 12 meter। अब आपके पास जो टावर है उसकी शेडो की लेंथ क्या होगी अगर विजय का हाउस जो है 12 मीटर शेडो यहाँ पर बनाता है। देखो कि आपके पास ये यहाँ पर टावर था और ये आपके पास क्या था, विजय का हाउस था। इन्होंने बोला कि विजय का हाउस जो है 12 मीटर शेडो यहाँ पर आपके पास बना रहा है, तो टावर की हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, शेडो की लेंथ निकालनी है। अब शेडो की लेंथ निकालने से पहले आपने टावर की हाइट कितनी निकाली, 100 निकाली, वो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए कि ये हमारे पास कितना था, 100 मीटर था। उसके अलावा अब क्योंकि इन्होंने बोला कि विजय का हाउस था यहाँ पर कि शेडो तो उन्होंने लेंथ चेंज कर दी लेकिन उसके घर की हाइट तो सेम रहेगी, 20 मीटर ही आपके पास रहेगी, तो ये हमारे पास कितना था, 20 ही था। अब यहाँ पर कि ए है, ये बी, ये सी आपके पास, ये डी था, ये ई था और ये एफ था। अब फिर से आप सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएंगे तो आप क्या लिख दोगे कि ए बी बाय में डी ई जब हम करते हैं तो वो बी सी बाय में ई एफ के इक्वल आएगा, यानी कि आपके पास 20 बाय में 100 किसके इक्वल होगा, 12 बाय में ई एफ के। और यहाँ से ई एफ की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये जीरोज यहाँ पर कैंसिल, ये से 5 से कैंसिल कर देगा, 12 इंटू 5, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 60 मीटर हो गया कि टावर की यहाँ पर शेडो की लेंथ आपके पास आएगी 60 मीटर। ऑप्शन डी आपके पास इधर करेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द हाइट ऑफ अजय's हाउस, कि अजय के हाउस की हाइट कितनी है। देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अजय और विजय इन दोनों के हाउस की आप यहाँ पर लेंथ लेकर चले, ये आपके पास इधर क्या था, ए बी सी। अजय के हाउस को आप यहाँ पर नाम दे दीजिए जी ई और एच, कि ये आपके पास इधर अजय का हाउस था। अब यहाँ पर आपको इनकी हाइट्स तो पता ही है, देखो ए बी आपके पास कितना था, 20 था, और यहाँ पर बी सी ये आपके पास कितना था, 10 था। हम फर्स्ट कंडीशन ही यहाँ पर लेकर चल रहे हैं कि आपके पास क्या था, 10 मीटर था। उसी सेम टाइम पर जो अजय का घर था वो कितनी शेडो यहाँ पर लेंथ बना रहा था, 20 मीटर लेंथ की यहाँ शेडो थी। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पर भी सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी का यूज कर लीजिए। तो आप कैसे लिख दोगे कि हमारे दोनों ट्राइंगल्स ए बी सी और ट्राइंगल जी ई एच के अंदर ए बी बाय में जब हम जी ई करेंगे तो वो बी सी बाय में ई एच के इक्वल होगा। और यहाँ से ए बी आपके पास था 20, जी ई हमें निकालना है, बी सी आपके पास था 10 और ये आपके पास था 20, ये 0 से ये कैंसिल, तो यहाँ से जी ई आपके पास क्या हो जाएगा, 20 इंटू 2 40 मीटर। तो मतलब कि अजय के जो घर है उसकी हाइट कितनी है, 40 मीटर है। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो कि व्हेन द टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 40 मीटर, अब कि अगर टावर जो है 40 मीटर की शेडो बनाता है तो अजय के हाउस की जो शेडो होगी उसकी आपके पास क्या लेंथ रहेगी। देखो टावर हम यहाँ पर बनाए, इन्होंने बोला कि शेडो कितनी बना रहा है, वो 40 मीटर की शेडो बना रहा है, लेकिन टावर की हाइट तो देखो सेम ही रहेगी। कितनी हाइट थी टावर की, 100 मीटर थी, तो हम वो लिख देते हैं कि हाइट तो इसकी जो है यहाँ 100 मीटर ही रहेगी। और ये आपके पास कि डी ई एफ जो है ट्राइंगल था। अब उसके बाद इन्होंने बोला कि अजय के हाउस की आपको क्या निकालनी है, यहाँ पर शेडो की जो है लेंथ निकालनी है, लेकिन अजय के हाउस की अगर आप हाइट की बात करते हैं तो वो आपके पास कितनी आई थी, 40, तो ये आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 40। अब इसे आपको क्या करना है, सिमिलर प्रॉपर्टी से अगेन सॉल्व कर देना है। ये आपके पास था जी ई एच, तो इधर आप क्या लिख दोगे कि डी ई बाय में जी ई किसके इक्वल होगा, ई एफ बाय में ई एच के। यहाँ से जब हम वैल्यूज पुट करेंगे कि डी ई आपके पास कितना है 100, जी ई आपके पास कितना है 40, ये है हमारे पास यहाँ पर अगेन 40, और ई एच तो आपको यहाँ पर निकालना ही था। तो ई एच देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 यहाँ पर 5, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कि 40 से मल्टीप्लाई होगा 2 और यहाँ पर 5, ये 5 इंटू 8 आपके पास 40, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 16 मीटर आ जाएगा कि अजय के हाउस की शेडो क्या होगी, 16 मीटर होगी। देखो इस क्वेश्चन में वही सभी चीज़ों का बार बार यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है कि अलग अलग टाइम पर उनके हाउस की शेडो की आपको लेंथ बतानी है, कभी आपको टावर की यहाँ पर लेंथ बतानी है, तो सेम तरह से ही आपके सभी क्वेश्चन हैं। आगे फिफ्थ में
कि व्हेन द टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 40 मीटर। अब जो टावर है, हमने यहाँ पर टावर बनाया कि DEF था, बोला इन्होंने कि 40 मीटर की अगर टावर शेडो बनाता है। टावर की हाइट आपके पास कितनी थी? 100 मीटर थी। क्या बोला कि सेम टाइम पर व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ विजय's हाउस शेडो, कि विजय के हाउस की जो शेडो होगी उसकी लेंथ आपके पास क्या आएगी, हमें ये यहाँ पर निकालना है। विजय के हाउस की हाइट आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ही दी थी। देखिए क्या बोला था इन्होंने स्टार्टिंग में ही कि विजय का हाउस कितना हाइट का है? 20 मीटर का है। तो ये यहाँ पर आप लिख देंगे कि आपके पास क्या आ जाएगा 20, और इधर कि हमारे पास ABC ट्राइंगल था। अब आपको BC की लेंथ निकालनी है। सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी लगा दो कि DE बाय में AB किसके इक्वल होगा? EF बाय में BC के, मतलब कि 100/20 इक्वल होगा 40 बाय आपके पास BC के। ये जीरोस कैंसिल, ये 5 से कैंसिल, तो BC आपके पास क्या आ जाएगा? 40/5, पास यहाँ से क्या हो जाएगा? 8 मीटर। उस समय पर जो है विजय के हाउस की शेडो की लेंथ कितनी होगी? आपके पास 8 मीटर आ जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन पे। देखो कि रोहन वॉन्ट्स टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ पॉन्ड ड्यूरिंग द विजिट टू हिज नेटिव, कि अपने गांव में कहीं पर गया है वो, वहाँ पर एक आपके पास पॉन्ड था, तो वो जो है उस पॉन्ड का प्रॉपर डिस्टेंस मेजर करना चाहता है। He marks point A and B on opposite edges of a pond, जो है point A और point B यहाँ पर marks लगाता है as shown in the figure to find the distance between the points, कि इन दोनों points के बीच का distance निकालने के लिए he makes a right angle triangle, वो एक right angle triangle बनाता है using a rope, जिसमें वो B point को C से connect करता है, जो कि कितने distance पर है? 12 मीटर distance पर। उसके बाद C को वो D से connect करता है, जिनके बीच में 40 मीटर distance है, और D को वो अगेन A से connect कर देता है, कि जहाँ पर distance कितना आपको दिया? 30 मीटर दिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला कि विच प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री विल बी यूज टू फाइंड द डिस्टेंस AC। अगर आपको यहाँ पर ये कंप्लीट डिस्टेंस AC निकालना है तो आप कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे? देखो ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल में हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो AC की लेंथ को आप 30 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर करके उन्हें ऐड करके निकाल सकते हो। और ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी रहती है? पाइथागोरस थ्योरम की। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी, कि पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी की ये हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब आगे कि व्हाट इज द डिस्टेंस AC की आपको यहाँ लेंथ निकालनी है। देखिए कैसे करेंगे कि इन ट्राइंगल ABC AC का जो स्क्वायर होगा वो आपके पास CD के स्क्वायर और प्लस में AD के स्क्वायर के इक्वल आएगा। CD हमारे पास था 40 का स्क्वायर आप करेंगे यहाँ पर 30 का स्क्वायर, तो ये 1600, और 30 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपके पास 900, तो यहाँ पर ये 2500 आपके पास आ जाएगा। इधर AC का स्क्वायर था तो AC आपके पास अंडर रूट हो जाएगा 2500 पर, और ये हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, कि AC की लेंथ आपके पास कितनी आ गई? 50 मीटर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि which of the following does not form a Pythagoras triplet, कि इनमें से कौन सा जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं बनता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट में आपको क्या देखना है कि जो यहाँ पर सबसे बिगेस्ट नंबर है आपको उसका स्क्वायर करना है, बाकी दोनों नंबर्स का स्क्वायर करना है। अगर वो ऐड करने पर आपके पास सेम आ जाते हैं तो वो तो पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे, और अगर वो इक्वल नहीं आते तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं होंगे। जैसे अगर हम इस A की ही यहाँ पर बात करें कि 25 है आपके पास, 24 है, 7 है। जैसे आप 25 का इधर स्क्वायर करो तो 625 होता है, और 24 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर को ऐड करो तो वो 576 प्लस में आपके पास 49 होगा, और इन्हें ऐड करोगे तो ये भी आपके पास 625 होगा। अब ये दोनों तो आपके पास क्या है? इक्वल है, तो ये तो कि पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है। इसी तरह से आप क्या करेंगे? बाकी तीनों पार्ट्स में भी सॉल्व करके देखेंगे कि क्या हमारे पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, और जिसमें सेटिस्फाई नहीं होगी वो आपके पास पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं होगा यहाँ पर। अब आगे फोर्थ में कि फाइंड द लेंथ AB, आपको AB लेंथ निकालनी है। AB लेंथ ये वाली, देखो आपके पास AC यहाँ पर कैसे आया था? AB प्लस में BC करने पर AC आपके पास कितना था? 50। AB हमें निकालना है, और B से C तक लेंथ आपके यहाँ कितनी दी थी? 12 दी थी, तो इधर लिख दोगे 12। तो AB हमारे पास कितना आ जाएगा कि जब हम
50 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 8 आपके पास, यहाँ 4 - 1 आप करेंगे 3, तो 38 मीटर जो है हमारे पास एबी की लेंथ आ जाएगी यहाँ पे। चलते हैं अब नेक्स्ट देखिए कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप यूज, कि यहाँ पर जो रोप यूज की गई है उसकी आपको लेंथ निकालनी है। देखो रोप इन्होंने कहाँ पर यूज की थी कि बी से सी पॉइंट पर वो चले थे, सी से डी पर चले थे और डी से जो है बाद में वो ए पर चले थे। तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, इन सबको ऐड कर दोगे। कैसे, आप इधर लिखोगे कि लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू, यहाँ पर 12, उसमें आप ऐड करेंगे 40 और यहाँ पर ऐड कर देंगे 30, तो ये आपके पास हो जाएगा 82 मीटर कि टोटल रोप की लेंथ कितनी रहेगी 82। ध्यान रखिएगा कि उन्होंने जो रोप कहा था वो बी से सी, सी से डी और डी से ए था। यहाँ पर जो पॉइंट है ए से लेकर बी तक, इधर उन्होंने कोई भी रोप नहीं लगाई थी। आप इधर ए से बी ऐड मत कर देना, वरना वो आपका इसका आंसर यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के। एग्जाम्स में भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। देखो चैप्टर 5 में तो यही कि आपको एपी की कंडीशंस देंगी, वहाँ पर आपको फिर अलग अलग वैल्यूज दे देंगे, और 7th में आपके पास यही कि सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी पर सभी क्वेश्चंस आएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर इनमें कोई डाउट रहे तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ।